ग्रीटिंग्स एंड वेलकम एवरीवन टू द वर्ल्ड ऑफ अलीता। अलीता बैटल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज आप देखने वाले हो बैटल एंजल अलीता की ग्राफिक नोवेल का वॉल्यूम 1, जिसका नाम है रस्टी एंजल। मेरे कई सारे व्यूअर दोस्तों को पता ही होगा कि एक साल पहले मैंने बैटल एंजल अलीता की ग्राफिक नोवेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने शुरुआत की थी डॉक्टर ईडो की प्रीक्वल स्टोरी से। अगर आप चाहो तो उस वॉल्यूम को पहले देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने डॉक्टर ईडो की प्रीक्वल स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, जो कि ठीक अलीता के आने से पहले की थी, जो कि इस वॉल्यूम की भी प्रीक्वल स्टोरी है और उसमें मूवी वाली प्रीक्वल स्टोरी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपके लिए मस्ट वॉच हो सकती है। बैटलैंड अलीता जापान की बहुत ही ज्यादा फेमस और प्राउडफुल साइंस फिक्शनल पोस्ट अपोकलिप्टिक साइबरपंक और फ्यूचरिस्टिक मांगा एनिमे और स्टोरी है। और इस ग्राफिक नोवेल के ऑथर राइटर आर्टिस्ट इस पूरी सागा के कर्ता धर्ता है युकितो किशिरो। 90s में इसे नॉर्थ अमेरिका में पब्लिश करती थी विज मीडिया, और इसके अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं, लेकिन अब इसे वर्ल्ड वाइड पब्लिश करती है कोडांसा। और ऑब्वियसली सभी को पता ही होगा कि अलीटा मूवी जेम्स कैमरून का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि बाद में पूरा किया उनके फ्रेंडली दोस्त डायरेक्टर रॉबर्ट रोड्रिगस ने। लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, इसके ऊपर एक पूरी अच्छी खासी कहानी है। इसी तरह लाखों चीजें हैं जो आप सभी से शेयर करनी है, लेकिन उन सबको हम बचा के रखते हैं वीडियो के एंड के लिए। और अब बैटल एंजल अलीता की दुनिया में हम अपना सफर शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अर्थ से, एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में, यानी अपोकलिप्स के बाद का फ्यूचर। हमें एक छोटे से इंट्रोडक्शन में बताया जाता है स्क्रैप यार्ड और तिफरीज के बारे में। जहां स्क्रैप यार्ड सभी इंसानों और साइबोर्ग्स के रहने की जगह है, वहीं तिफरीज आसमान में बसी हुई एक यूटोपिया सिटी है। यूटोपिया वो फिक्शनल सिटीज यानी वो काल्पनिक सिटीज होती हैं जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट रहता है। परफेक्ट एजुकेशन, परफेक्ट सिस्टम, परफेक्ट इकोनॉमी, परफेक्ट पॉलिटिक्स और हर तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है रस्टी एंजल रिक्लेमेशन। हमें आयरन सिटी का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी क्रेनों के बीच में किसी कबाड़ खाने के ढेर में एक इंसान साइबॉर्ग्स और मशीनों के पुर्जों को कलेक्ट कर रहा होता है। उस इंसान की नज़र अचानक से किसी चीज पे पड़ती है और वो तुरंत उसकी तरफ भागा जाता है। हैरान भरी आंखों से वो आदमी उस चीज को कुरेद कर बाहर निकालता है, और सूरज की दिशा में उसे ऊपर करते हुए हम देख पाते हैं कि वो एक पुराने साइबॉर्ग ह्यूमन की बॉडी का हिस्सा है। इसके बाद हमें उस आदमी की वर्कशॉप दिखाई जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम है डॉक्टर डाइसुके ईडो, और वो साइबॉर्ग्स, एंड्रॉइड्स और मशीनों का रिपेयर इंजीनियर है, या फिर कहें साइबर फिजिसिस्ट। यहाँ पे हम ईडो के दोस्त गोंजू से मिलते हैं, जिसने प्रीक्वल स्टोरी में इसकी बहुत मदद की थी। गोंजू के पूछने पर डॉक्टर ईडो बताता है कि ये भी हमारी तरह एक इंसान है। इसकी बॉडी आर्टिफिशियल है, लेकिन ब्रेन इंसान का, यानी कि एक साइबॉर्ग। बॉडी की बनावट से वो अंदाजा लगाता है कि ये 2 या 300 साल पुरानी हो सकती है, यानी कि ये एक फीमेल साइबॉर्ग है। और ये एक चमत्कार है कि इतने सालों बाद भी ये अपनी बेहोशी में जिंदा रही। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उस साइबॉर्ग को होश आ जाता है। ईडो बड़ी उत्सुकता में उसका नाम पूछता है, जिसपे वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो ये वर्ड ही पहली बार सुन रही है। दोनों को ही समझ आ जाता है कि इतने सालों तक हाइबरनेशन में रहने से ये अपनी याददाश्त भूल चुकी है। लेकिन डॉक्टर ईडो उसे चीयर अप करते हैं और कहते हैं कि तुम आज से हमारे साथ रह सकती हो, और साथ ही साथ उसे नाम देते हैं अलीता। जिस पर गोंजू कहता है कि ये तो तुम्हारी बिल्ली का नाम था, जो कि पिछले महीने ही मर गई। लेकिन ईडो को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों को ही नाम अच्छा लगा था। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो स्क्रैप यार्ड के डंपिंग ग्राउंड में मशीनों के पुर्जों को ढूंढ रहा है, ताकि वो अलीता के लिए एक परफेक्ट बॉडी बना सके। वो अलीता को एक्सप्लेन भी करता है कि कैसे तिफरिज में सारे अमीर लोग रहते हैं, और वो यहाँ स्क्रैप यार्ड में रहने वालों को नीचा मानते हैं। और यहाँ हमें तिफारिस का एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखाया जाता है। और बता दूं कि 90s के ज़माने में डिजिटल ड्राइंग तो होती नहीं थी, तो ये सारा ही कमाल योकितो किशिरो के अपने हाथ का है। उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है और इस पूरी ग्राफिकल नोवेल को तैयार किया है, और ग्राफिक्स भी 90s के ज़माने से बहुत ही बेहतरीन है। खैर, ईडो को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती जो अलीता की बॉडी को बनाने में काम आए, लेकिन वो पूरी तरह डेस्परेट था। वो अलीता को प्रॉमिस करता है कि वो इसे एक अच्छी और नई लाइफ देके रहेगा। ऐसे ही रात हो जाती है और हमें स्क्रैप यार्ड का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पे इंसान हो या साइबॉर्ग सभी अपनी चकाचौंध में लगे हुए थे। और यहाँ अच्छे से आप डिटेल देख लो किस तरह भर भर के चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है, साइबॉर्ग्स और एंड्रॉइड्स को दिखाया गया है, कैसे अडल्ट कंटेंट बिक रहा है। बिल्कुल आयन सिटी की तरह यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है, क्योंकि एक एक चीज़ यहीं से उठाई गई है। खैर, हम देखते हैं कि सुनसान गली में एक लड़की स्मोक कर रही है, और वो भी एक साइबॉर्ग है। ये हमें उसके हाथ की बनावट से पता चलता है। उसकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है, वो उसे देखे इतने में ही एक तेज चीज़ आकर उसके सर के चीथड़ उड़ा देती है, और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। यहाँ तक कि उसे तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। इसी के साथ अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर ईडो ने अलीता के लिए हाथों का बंदोबस्त कर लिया है, और अलीता अपने नए हाथों को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इन हाथों में वही डिटेलिंग है जो कि कल रात वाली लड़की के हाथों में थी। अपने नए हाथों को पाकर अलीता बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार वो चीज़ों को छू के सेंस और फील कर पाई। लेकिन वो ईडो से पूछती है कि इतने महंगे पार्ट्स का बंदोबस्त उसने कैसे किया, कल तक तो कबाड़ से जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने बोला कि सेकेंड हैंड मार्केट से मैं ढूंढ निकाले। हाथों का बंदोबस्त तो हो गया, अब बारी है पैरों की।
हम देखते हैं कि अलीता के सो जाने के बाद डॉक्टर ईडो अजीब से कपड़े पहने हुए एक बड़ा सा सूटकेस लिए रात को कहीं के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि अलीता अपने फुल बॉडी में है और वो अपने नए पैरों को पाके बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पे हम देखते हैं गोंजो की शॉप को जो कि यामिन और सूप नूडल्स बेचता है, यानी कि जैपनीज फूड। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आप गौर करो कि किस तरह साइबॉर्ग्स को यहाँ पे दिखाया गया है। 90s के ज़माने से जिस तरह की डिटेलिंग युकितो किशिरो ने इसमें की है और जिस तरह के फिक्शनल कैरेक्टर्स और साइबॉर्ग्स को इसमें दर्शाया वो बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल है। गोंज़ो अलीता को बताता है कि वो अकेले घर से बाहर ना निकले, खास करके रात में, क्योंकि आयन सिटी वैसे ही कोई सेफ जगह नहीं है। यहाँ पे आए दिन लोग मारे जाते हैं और हाल ही में एक किलर सामने आया है जो कि स्पेशली लड़कियों को टारगेट बनाता है। इसके बाद अलीता डॉक्टर ईडो की वर्कशॉप में जाती है जहाँ पे वो गौर करती है कि ईडो के हाथ में चोट लगी हुई है। ईडो बात को रफा दफा कर देता है, लेकिन अलीता के मन में डाउट तो बन ही गया था। रात को ईडो फिर घर से बाहर निकलता है, लेकिन इस बार अलीता ने भी उसको देख लिया था। अलीता के मन में डाउट था कि कहीं इतने सारे जो शहर में मर्डर हो रहे हैं और रात को ईडो का घर से बाहर निकलना, कहीं इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन तो नहीं। उसे ईडो की चिंता थी, इसलिए वो उसका पीछा करने का फैसला करती है। बहुत देर तक पीछा करने के बाद ईडो एक जगह पर जाकर रुकता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक लड़की के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। अलीता सारा नजारा ऊपर से देख ही रही होती है, तभी ईडो अपने बैग से एक बहुत बड़ा हैमर निकालता है और उसे रेडी करता है। यहाँ पर साफ हो गया कि ईडो ही वो किलर है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अलीता उसे तुरंत जाकर रोक लेती है। अलीता को यहाँ देख ईडो घबरा जाता है। अलीता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ईडो उसे साइड में कर लड़की की तरफ बढ़ता है। लेकिन लड़की तो जा चुकी थी। शिकार हाथ से निकल चुका था, जिससे ईडो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बड़े ही गुस्से भरी आंखों से अपने हैमर को लिए अलीता की ओर बढ़ता है। ईडो का ऐसा रूप देख अलीता घबराहट में आंखें बंद कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि ईडो ने उसको नहीं बल्कि उस लड़की पे हमला किया था, जो कि अलीता के ऊपर पूरी रेज में अटैक करने वाली थी। यहाँ पर ईडो रिवील करता है कि ये लड़की ही सीरियल किलर है, और सिर्फ किलर नहीं बल्कि एक खतरनाक खूनी म्यूटेंट। वो ईडो को मार ही देती, लेकिन तभी अलीता बीच में आ जाती है। अचानक से अलीता का ब्रेन रिएक्ट करता है और बड़े ही अंदाज में वो उसके हमले से बचते हुए उसका सर दीवार में दे मारती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है फैक्ट्री 33। और आपको बता दूं कि इस फिक्शनल दुनिया में फैक्ट्रीज का मतलब थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सारी फैक्ट्रीज ही मिलकर सिटी को चलाती हैं और इन फैक्ट्रीज को चलाती है जालम। यानी एक तरह से फैक्ट्रीज से इनका मतलब है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। और यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है इस सीरीज के बहुत ही कमाल के रोबोट से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है लेकिन आगे की स्टोरीज में। इसका नाम है डेकमैन। वो ईडो को किलर को मारने का इनाम देता है और हमें पता चलता है कि ईडो ने अलीता की बॉडी को बनाने के लिए पार्ट्स यहीं से खरीदे हैं। घर जाके डॉक्टर ईडो अलीता को एक्सप्लेन करता है कि कैसे पुराने जमाने में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन अब फैक्ट्रीज सभी क्रिमिनल्स के ऊपर बाउंड्री रखती है जिन्हें उसके जैसे हंटर वॉरियर्स पकड़ते हैं। यानी कि ये एक बाउंड्री हंटर है। अलीता खुद पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन डॉक्टर ईडो उसे कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहा था, लेकिन आज अलीता ने तो उसकी जान बचाई। वो अलीता को एक एंजल कहता है, जिसपे आप अलीता का रिएक्शन देख ही लो। उसे अपने बारे में भले ही चाहे कुछ भी याद ना हो, लेकिन आज उसके पास जो कुछ भी है वो उतने में ही खुश है, खास करके ईडो। इसके बाद वो अलीता को डांटता है कि वो अपनी बॉडी के साथ ऐसे स्टंट फिर से ना करे। और इसी छोटी सी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सेकंड चैप्टर शुरू होता है फाइटिंग ब्लड अवेकनिंग, क्योंकि अलीता की फाइटिंग स्पिरिट जाग चुकी है। हम देखते हैं अलीता फैक्ट्री 33 के बाहर खड़ी है, क्योंकि अब वो भी एक हंटर वॉरियर बनना चाहती है, जिसके ईडो पूरी तरह खिलाफ है। ऑब्वियसली वो चाहता है कि अलीता एक साफ सुथरी जिंदगी जी सके, लेकिन अलीता नहीं चाहती कि वो घर में बैठी रहे जबकि ईडो रोज अपनी जिंदगी को रिस्क में डाले। वही ड्रामा जो हम रियल लाइफ में हमेशा देखते हैं। एक पेरेंट चाहता है कि बच्चा उसके सपनों को पूरा करे, लेकिन बच्चे के तो खुद के ही कुछ सपने हैं। ईडो से अच्छा खासा झगड़ा करके ही अलीता यहाँ पे फैक्ट्री में हंटर के लिए रजिस्टर करने आई है। और यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रोसेस भी आप देख लो। डैकमैन नंबर 10 अलीता के ब्रेन की स्कैनिंग करता है और उसके ब्रेन पे एक स्टैम्प इम्प्लांट कर देता है, क्योंकि साइबॉर्ग्स अपनी बॉडीज को बदलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्रेन ही है जिससे उनकी पहचान की जा सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रैप यार्ड के बाजार में, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी अपने डॉगी के साथ बैठा हुआ था कि तभी दो साइबर गुंडे उसके पास आते हैं। चेला बूढ़े आदमी से उसके डॉग का ब्रेन मांगता है, जिसके लिए वो उसे पैसे भी ऑफर करता है। बूढ़े आदमी के मना करने पे बॉस पूरी तरह पागल होकर गुस्से में भीड़ में से एक आदमी को उठाता है और उसके सर का छिलका निकाल के उसे सीधे ही खा जाता है। यहाँ किस लेवल का गोर आपको देखने को मिलेगा, ये अंदाजा आप लगा ही लो। चेला बताता है कि बॉस मेंटली डिसेबल्ड है और इसलिए उसे अपने दिमाग को शांत रखने के लिए एंडोर्फिन हार्मोन की जरूरत होती है, जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है। बेसिकली एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर हमें रिलीफ देने का काम करता है, पेन, सेक्स या फिर ऐसी किसी कंडीशन में। बाजार में पूरी तरह भगदड़ मच जाती है, क्योंकि बॉस एक एक करके लोगों को पकड़ के मार के खाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर ईडो को, जो कि अलीसा से झगड़ा होने के बाद उसके सारे कपड़े ही पानी में फेंक रहा होता है। बाद में खड़ा होकर वो सोचता है और फिर हंसने लगता है।
भले ही उसने अलीता को एक नई जिंदगी दी, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले तो उसे खुद ही लेने होंगे। ये बात उसे समझ आ चुकी थी। खैर, रात शुरू होने वाली थी, इसलिए ईडो भी अपने हंटर बॉडी के काम के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं एक गली में बॉस का चेला बॉस के लिए कुत्तों के सर को जमा कर रहा था, क्योंकि बॉस को टाइम पे खाना तो पहुंचाना ही है, वरना क्या पता इसी का खा ले। तभी ईडो अचानक से उसके पास आता है और उसे एक ही हमले में ढेर कर देता है। यहाँ पर ईडो कन्फेस करता है कि हंटर बॉडी का काम करना उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो ये करता है क्योंकि वो ये कर सकता है। एक तरह से हमें यहाँ उसकी डार्क टोन दिखाई जा रही है, और वो नहीं चाहता था कि अलीता भी उसकी इसी डार्क टोन पे आगे बढ़े। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सुनसान गली में बॉस आराम से अपना लंच कर रहा होता है, लेकिन तभी किस्मत से उसका सामना अलीता से हो जाता है, या कहीं अलीता का सामना उससे। ड्यूटी का पहला दिन और सामने है खूंखार राक्षस। फिर भी अलीता अपने अपोनेंट की शक्ति की चिंता ना करते हुए सीधे उससे भिड़ जाती है, जिस पर बॉस अपना खाना उसके ऊपर थूक देता है। और डेड बॉडी को देख के तो एक पल के लिए अलीता भी सहम जाती है। डर को काबू करते हुए अलीता पूरी शक्ति से उस पर हमला करती है और उसके एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन बॉस पूरा जंगली था, वो अपने एक ही हाथ से अलीता के शरीर के टुकड़े कर डालता है। अगले चैप्टर का नाम है टॉर्न असेंडर दी वैल्यूज। कहानी वहीं से शुरू होती है। अलीता के शरीर के टुकड़े हो चुके हैं और बॉस पूरी रेज में है। लेकिन तभी अलीता की फाइटिंग स्पीड फिर से जाग उठती है। अपने बचे कुचे शरीर को संभालते हुए अलीता एक ही हाथ पे लैंड करती है और उसी हाथ से जंप भी लगाती है, और ग्रुइस्का के पास पहुंच के अपने उसी एक हाथ से उसकी आंख फोड़ डालती है। और इस सीन के क्या ही कहने, जितनी डिटेल इसमें डाली गई है और जिस तरह का एक्शन आपको इस ग्राफिक नोवेल में देखने को मिल रहा है, शायद ही वो किसी और नोवेल में देखने को मिले। जब पहली बार मैंने ये ग्राफिक नोवेल रीड की थी तो मेरे भी होश पूरी तरह उड़ चुके थे, बिल्कुल डॉक्टर ईडो की तरह। अलीता की आंखों में एक वॉरियर का गुस्सा भरा हुआ था, जो कि इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए रेडी था। लेकिन बदकिस्मती से अलीता की बॉडी साथ छोड़ देती है। अलीता बॉस के कब्जे में थी और बॉस पूरी तरह दर्द से पागल हो चुका था। वो अलीता का ब्रेन खाना चाहता था और उसे अपने हाथों में मसलने लगता है। बिना कोई देर किए डॉक्टर ईडो पीछे से उसके ऊपर हमला करता है और अपने रॉकेट हैमर का कमाल दिखाता है। वो बॉस का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है और उसके बाद तो वो रुकता ही नहीं। एक के बाद एक हमला करते आता है और देखते ही देखते बॉस के सिर्फ टुकड़े ही बचे थे, लेकिन सर फिर भी गायब था। घबराते हुए डॉक्टर ईडो अलीता के पास जाता है, लेकिन बॉस अभी भी जिंदा था। वो पीठ पीछे डॉक्टर ईडो के ऊपर अपने सिंग से हमला कर देता है। और यहाँ पे हम देख पाए कि असल में उसकी बॉडी एक कीड़े की है, यानी जो बॉडी उसने ले रखी थी वो किसी और की हुई। दर्द और गुस्से में वो पूरी तरह पागल हो चुका था और उन दोनों को ही मारने की धमकी देकर वो पानी में कूद के भाग जाता है। इस सब से ईडो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का नाम है मकागू। और कई सालों से फैक्ट्री उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आज तक ना कोई उसे देख पाया और ना ही किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। ईडो पूरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी उसे अपने से ज्यादा अलीता की चिंता थी। अपने आप को संभाले वो अलीता को लिए घर के लिए निकल पड़ता है। बाजार में वो धक्के खा रहा होता है, और यहाँ पे हम स्क्रैप यार्ड का एक बहुत ही बेहतरीन व्यू देख पाते हैं, जहाँ अगर आप किसी भी पैनल के किसी भी कोने पे देखोगे तो आपको कई सारी डिटेल्स मिलेंगी। साइबॉर्ग्स और 90s के ज़माने से मशीनें और रोबोट दिखाए जा रहे हैं, और टीवी पे प्रोग्राम चालू है। जख्मी हालत में गिरते पड़ते ईडो मुश्किल से एक फ़ोन बूथ तक पहुंच जाता है, जहां से वो कॉल करता है गोंजो को। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट क्रिएट होता है। यहाँ पे आप अलीता और ईडो के बीच में एक अटूट बॉन्ड देख पाते हो। यहाँ पे ईडो कन्फेस भी करता है कि अलीता से ज़्यादा तो उसकी ज़िंदगी खाली थी, और अलीता ने ही उसकी ज़िंदगी में आके उसे एक वैल्यू दी है। और इसी के साथ चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। फोर्थ चैप्टर की शुरुआत होती है बरसर्कर्स रिबॉर्न रिसर्जेंस। हम एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनते हैं, जो कि स्क्रैप यार्ड के कबाड़ खाने में बैठी हुई थी। अचानक से कई सारी क्रेन उस पर हमला करती हैं, लेकिन तभी एक परछाई उसे बचाती है, जो कि है डॉक्टर ईडो। दरअसल यहाँ अलीता सपना देख रही है, क्योंकि इस समय वो है डॉक्टर ईडो के क्लिनिक में। लेकिन ईडो अभी भी चिंता में था, क्योंकि वो उसे पता था कि मकागो उन दोनों के लिए वापस जरूर आएगा, स्पेशली अलीता के लिए। अलीता को उसे लड़ने के लिए और भी स्ट्रांग होना होगा। सभी ईडो के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पे कई सारी अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी रखी हुई थी, जिसमें सबसे खतरनाक थी बरसर्कर बॉडी। यहाँ पर ईडो रिवील करता है कि कई सालों पहले नई टेक्नोलॉजी की खोज में उसे ये बॉडी मिली थी। अपने रिसर्च से ईडो को पता चला कि कई सालों पहले आसमान में एक वॉर छिड़ी हुई थी, और उस दौरान कई सारे बैटल शिप्स अर्थ पे आके क्रैश हुए, जिनमें से एक ईडो को मिल गया और उसके अंदर उसे मिली बरसर्कर बॉडी। अपनी क्यूरियोसिटी के तहत उसने उस बॉडी को अपने पास रख लिया, लेकिन ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि यह बॉडी पूरी तरह एक खतरनाक हथियार है, स्पेशली इंसानों को एक ऐसे हथियार में बदलने के लिए जो सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, वो है संपूर्ण विनाश। इस बात से परेशान हो ईडो ने उस बॉडी को छुपा दिया और फिर कभी उसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन आज हालात अलग हैं। उसे नहीं पता कि इस बॉडी से क्या विनाश हो सकता है, लेकिन एक चीज तो तय थी कि अलीता की वॉरियर स्पिरिट के लिए एक वॉरियर की बॉडी ही चाहिए। गोंजो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बॉडी तो शायद किसी मिल साइबो की है। जिस पर ईडो कंप्यूटर में थोड़े प्रोग्राम सेटअप करता है और पलक झपकती बॉडी के शेप को चेंज कर देता है। वो बताता है कि ये बॉडी नैनोटेक से बनी हुई है और अपने यूजर की थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के फंक्शंस और शेप को चेंज कर सकती है।
दोनों ही सर्जरी की तैयारी करते हैं और हम फिर से पहुंच जाते हैं अलीता के सपने में, जहां पे अलीता ईडो के साथ बिताए हुए अपने सारे पलों को गिन रही होती है। सभी अच्छे पलों और बुरे पलों को वो याद कर रही होती है, जिस बीच बुरी यादें भी ट्रिगर हो जाती हैं, जिनमें सबसे बुरी है मकाको। डर से अलीता होश में आ जाती है, जिसके सामने ही गोंजू और ईडो उसे बेचैनी से देख रहे होते हैं, क्योंकि सर्जरी सक्सेसफुल रही। अलीजा अपनी नई बॉडी को पाके बहुत ही खुश थी। उसके साथ उसका तालमेल बहुत ही अच्छा बैठ रहा था, जिसे देख के ईडो और गोंजू बहुत ही खुश होते हैं। लंबी चौड़ी सर्जरी के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे और अलीता उन दोनों को सुला देती है। ईडो के जख्मों को देख के अलीता समझ जाती है कि यह काम उसी मॉन्स्टर का होगा। ईडो के जख्मों से गुस्सा हो अलीता फैसला करती है कि वो उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म करके रहेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्क्रैप यार्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़ारा, जो कि है अंडरग्राउंड कॉलिसियम। यहाँ पर हमें एक फाइट दिखाई जाती है खतरनाक जरीकी और चैंपियन किनुबा के बीच, जहाँ पर किनुबा बड़े ही आसानी से अपने ग्रिन कटर से जीत जाता है। और अगर आपने गौर किया हो तो जब ईडो अलीता को लेकर बाजार से गुजर रहा था, तो तब यही मैच टीवी पे चल रहा था। फाइट के बाद कुनुबा अपने रूम में जाता है, जहाँ पे एक अजीब सा रोबोट उसके पास आता है और खुद को उसका फैन बताता है, जिसे देखते ही हम समझ गए कि वो और कोई नहीं मकागू है। वो किनुबा को अपने झांसे में लेता है और किनुबा भी नशे के धुत झांसे में आ जाता है। वो उसको अपने ग्रैंड कटर्स की नुमाइश कराता है और मौका पाते ही मकागू उस पर हमला कर देता है। किनुबा फाइट बैक करता है, लेकिन अपनी वार्म बॉडी की वजह से मकागू बड़ी ही आसानी से उसकी बॉडी को टेक ओवर करने लगता है। एक बड़ा सा धमाका होता है और बाहर आके हम देखते हैं कोलोसियम में मकागू को, जिसने किनुबा की बॉडी को टेक ओवर कर लिया और उसे मार दिया। इस तरह इस मॉन्स्टर को मिल चुकी है सबसे खतरनाक और पावरफुल बॉडी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीता को एक पूरे ही नए अवतार में। अब वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसके बदलावों को देखते हुए ईडो को थोड़ी चिंता होने लगती है, जिस पर अलीता कहती है कि चाहे कितने भी परेशानियां और भविष्य में हमें चीजों का सामना करना पड़े, वो हमेशा वही अलीता रहेगी जिसे वो जानता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अलीता और ईडो आए हैं यहाँ पे कैंसस बार में, क्योंकि कैंसस बार सभी हंटर वॉरियर्स का ठिकाना है और मकागू को पकड़ने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है। और अब डिटेलिंग की तो क्या ही बात करूं, हर जगह पे मशीनें हैं, हथियार हैं, स्पीकर्स हैं और सारे साइबॉर्ग्स की डिजाइन तो आप देख ही लो। सभी ईडो का अच्छे से वेलकम करते हैं, खास करके एक आदमी जापान। ईडो से उसका हाल पूछता है, बदले में वो भी उसका। साथ ही हम यहाँ देखते हैं एक छोटी सी बच्ची कोयोमी को, जो शायद बारकीप की बेटी होगी। सबको अपनी तरफ बुलाकर ईडो मकाकू के बारे में बताता है, जिसका नाम सुन के ही सभी सहम जाते हैं। अच्छी खासी शांति ईडो ने भंग कर दी। सबका मूड खराब हो चुका था और सबसे ज्यादा जापान का। ईडो से उसकी बहस हो जाती है। वो कहता है कि हम हंटर वॉरियर्स हैं, कभी साथ मिलकर शिकार करते हैं तो कभी अकेले, और अपने अपने हिस्से का इनाम लेके चले जाते हैं। इसमें हमारी क्या गलती कि अगर तुम्हारे पीछे एक राक्षस पड़ा हुआ है। इस पर अलीता जापान के मुंह पे वाइन फेंक मारती है और टेबल पे खड़े होकर सबको अच्छा खासा लेक्चर सुना डालती है। उसने अच्छी खासी सबकी बेइज्जती कर दी थी, जिससे सभी के सब गुस्सा हो चुके थे। ईडो घबरा गया था, क्योंकि अब तो अच्छा खासा हंगामा होने ही वाला है। जापान समेत सारे हंटर वॉरियर्स पे झपट पड़ते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा चेस सीन शुरू हो जाता है। एक के बाद एक अलीता बड़े ही आराम से सबको निपटा रही होती है, और निपटाना क्या, अच्छी खासी बेइज्जती कर रही होती है। और ये एक्शन सीक्वेंस आप देख ही लो, किस तरह वाइन उड़ाई जा रही है और टेबल फेंकी जा रही है। जापान भी पूरे फॉर्म में आके अलीता पे हमला करता है, लेकिन अलीता उसे कब्जे में ले लेती है। अलीता उसके हाथों से उसी के दोस्तों को पिटवा रही होती है और यहाँ पे अच्छा खासा उसका मजाक बना देती है। और इसके बाद एक ही हमले में वो पूरी भीड़ को बार से निकाल फेंकती है। बारकीप का तो खर्चा बढ़ चुका था और कोयोमी का मजा। घबराहट में एक आदमी पीछे से पूछता है कि ये है कौन, तब अलीता बड़े अंदाज में अपना नाम बोलती है। और इस पूरे सीक्वेंस की क्या ही तारीफ करूं। और एक पल के लिए सोचो तो मूवी भी इतना बेहतरीन नहीं दिखा पाई, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक नोवेल के पास पूरी फ्रीडम होती है, जो चाहे वो दिखा सकती है। बाहर जापान पूरी बेहालत में पड़ा हुआ था कि तभी उसके दोस्तों को कोई पैरों तले कुचल देता है और उनके सरों को उखाड़ के मार देता है। बेचारे का तो दिन ही खराब है, अच्छा खासा बियर पी रहा था, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। पूरा कंसेस बार हिलने लगता है, दरवाजे खुल जाते हैं और खिड़कियां बजने लगती हैं, क्योंकि मकागू पूरे कॉम्प्लेक्स को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है। सभी उसे चैंपियन मकागू समझने लगते हैं और एक आदमी तो उसका ऑटोग्राफ लेने भी चला जाता है। वो उसके ऊपर अपना नाम लिख देता है और उसके सर के टुकड़े कर देता है। और जरा देख ही लो किस लेवल का गोर यहाँ पे आपको मिल रहा है। क्या कभी ऐसा कुछ किसी हॉरर मूवी में देखा है? मकागू और अलीता एक दूसरे के सामने थे और यहाँ पे वही मोमेंट आता है जिसे हर एक एनिमे फैन जानता ही होगा। चैप्टर का दी एंड। फिफ्थ चैप्टर शुरू होता है, हेल ट्रैप रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर की शुरुआत में ही हम एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट वर्क दिखाया जाता है, जहाँ पे मकागू मलबे के ढेर पे बैठा हुआ है और अलीता उसके सामने है। अलीता को देख वो पूरी तरह मचला जा रहा था। वो उससे कहता है कि वो उसे मार के उसके सर का हार बना लेगा, ताकि हमेशा वो उसे अपने साथ रख सके। मकागू अपने नए हथियार की नुमाइश करता है और आप यहाँ देख ही लो कि ग्रीन कटर्स काम करते कैसे हैं। पूरी रफ्तार से वो अलीता के ऊपर हमला करता है और अलीता बड़ी ही आसानी से उनसे बचती है। उसके ग्रीन कटर्स पे चढ़कर वो सीधे उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो अपने और भी ग्रीन कटर्स को लॉन्च करता है,
जिससे अलीता घायल होकर सीधे दीवार पे आके गिरती है। इसके बाद मकागू कोयोमी के पास जाता है, उसके साथ खेलने लगता है और फिर उसे खाने की कोशिश करता है। अलीता उसे रोकती है तो वो ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर देता है। वो बताता है कि ये बार इस शहर के बड़े से सीवर सिस्टम के ऊपर बना हुआ है, और ये कहते हुए वो कोयोमी समेत उस गड्ढे में कूद जाता है। पीछे पीछे कुत्ता भी कूद जाता है और अब बारी थी अलीता की। ईडो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक जाल है, लेकिन अलीता उसे हिम्मत देती है कि वो कोयोमी के साथ सही सलामत वापस आएगी। अलीता कूद जाती है और हम देखते हैं कि नीचे तो पूरी एक अलग ही दुनिया थी। बड़े बड़े पाइप थे, चारों तरफ से पानी बह रहा था, और बिल्डिंगों की हालत को देख के हम समझ पाते हैं कि ये सभी अपोकलिप्स के समय की हैं। अलीता का सर एक बिल्डिंग में जाकर टकराता है, लेकिन वो बड़े ही अंदाज से अपने आप को संभालती है और नीचे पहुंचती है। चारों तरफ ही गंदा पानी था, गली हुई बिल्डिंगें, और उस बीच हमारी अलीता। बड़े ही ध्यान से वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो भी रुक जाती है क्योंकि उसे भी डर लग रहा था। यहाँ पे हम अलीता की सॉफ्ट साइड को देख पाए, क्योंकि चाहे कितनी भी बहादुर हो, है तो वो एक टीनेजर लड़की ही। और यही वो क्वालिटी है जो फैंस को और रीडर्स को अलीता से जोड़े रखती है। अलीता स्ट्रांग भी है और सेंसिटिव भी। अलीता घबराई हुई थी, लेकिन अचानक ही उसे कोयोमी की आवाज आती है। वो सीधे कोयोमी को ढूंढते हुए एक ग्राउंड के बीच में पहुंच जाती है, जहां कोयोमी एक खंभे से लटकी हुई थी। अलीता को पता था कि ये एक ऑब्वियस सा ट्रैप है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। पीछे से दो ग्रैंड कटर्स के साथ मकागो उस पर हमला करता है। अच्छी सी एंट्री लेके वो फिर से अलीता के साथ खेलने को तैयार था। वो अलीता को बताता है कि ये जगह कभी उसका घर हुआ करती थी, जिस पर चारों तरफ की गंदगी को देख के अलीता बड़े ही फनी वे में रिएक्ट करती है। मकागो फिर से अपने ग्रैंड कटर्स को लॉन्च करता है और अलीता कोयोमी समेत उन सबसे बचती है। ये देख मकागो गुस्से में रोने लगता है, और यहाँ पे हम उसकी फूटी हुई आंख को देख सकते हैं। मकागो बताता है कि कैसे उसकी माँ ने उसे पैदा होते ही इस गटरों में फेंक दिया, और आज अलीता अपनी जान से ज्यादा किसी और बच्चे को बचा रही है। मकागो की इन सब बातों से अलीता फ्रीज हो जाती है, और इसी बात का मकागो फायदा उठाता है। वो अलीता पे हमला करने वाला होता है कि पीछे वाले पाइप से बारकीप का कुत्ता निकलता है और मकागो की जख्मी आंख को फिर से घायल कर देता है। ये कुत्ता तो यहाँ पे हीरो निकला। अलीता कुत्ते को शाबाशी देती है और उसे कोयोमी को पकड़ा के वहां से भगा देती है। ये देख मकागो उन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अलीता की फाइटिंग स्पिरिट फिर से जाग जाती है। अनजाने में वो एक ऐसा हमला करती है कि उस इलेक्ट्रिकल अटैक से मकागो का हाथ पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। ये देख मकागो के तो होश ही उड़ जाते हैं, और अलीता उसके खून को अपने चेहरे पर लगाए फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ फिर से एक बेहतरीन आर्टवर्क देख लो, पूरी ड्रैगन बॉल की स्टाइल, वो भी साईफाई तरीके में। इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर खत्म हो जाता है। सिक्स चैप्टर का नाम है कनकरिंग एंजल द स्ट्रगल। अलीता और मकागो आमने सामने थे और दोनों ही अलीता के अटैक को एनालाइज कर रहे थे। यहाँ पर आगे आता है मकागो की बॉडी में लगा हुआ एआई। उसने अलीता के अटैक को एनालाइज कर लिया था और वो मकागो को उसके बारे में बताता है। अलीता के अटैक ने मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू प्लाज्मा वेव्स क्रिएट किए, यानी कि एयर करंट। और अलीता के हाथ ने स्पीड प्रोवाइड की, जिससे एक्सेलेरेट होकर वो बदल गया प्लाज्मा जेट में। प्लाज्मा जेट मीडियम के थ्रू हाई स्पीड पे ट्रेवल करने वाली हाई टेम्परेचर की आयोनाइज्ड गैस होती है, और उसी के कांटेक्ट में आने से मकाऊ का हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया। सिचुएशन पूरी पलट चुकी थी, क्योंकि अब शिकारी ही शिकार बन रहा है। लेकिन फिर भी मकागो घबराने वालों में से नहीं है। मकागो एक के बाद एक ग्रिन कटर लॉन्च करता है और अलीता बड़ी सुंदर तरीके से उनसे बचती है। अलीता उसके हाथ पे स्लाइड करते हुए उसके पास आ चुकी थी, तो मकागो अपना पूरा हाथ ही दीवार में दे मारता है। लेकिन फिर भी अलीता गायब थी, क्योंकि अलीता थी उसके सर पर, और यहाँ पे तो वो पूरी सुपर सेन वाइब दे रही है। मकागो फंस चुका था, क्योंकि अलीता अपने आर्क प्लाज्मा से उसे खत्म करने ही वाली थी। लेकिन तभी मकागो अलीता से कहता है कि हम इस समय इस सीवर सिस्टम के सेंटर में है, जहाँ पे इस पूरी सिटी का कचरा फ्लश होता है। अलीता कहती है कि तो इससे क्या, तभी उसके ऊपर से पानी बहने लगता है और पाइप्स के जरिए पूरे एरिया में पानी जमा हो जाता है। अगर आपको याद हो तो मकागो ने कहा था कि वो इसी अंडरग्राउंड सीवर में रहा करता था, इसलिए उसे पता था कि पानी कब रिलीज होता है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज बेफिजूल दिखने को नहीं मिलेगी। हर चीज किसी ना किसी चीज से आगे जाके कनेक्ट होती ही है, और अभी तो आप और भी बहुत देखोगे। दोनों ही पानी में बहते जा रहे थे, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मकागो अपने ग्रिन कटर से अलीता के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दूसरा हाथ भी ब्लास्ट हो जाता है। और इस बार तो सच में मकागो की भी हालत पूरी खराब थी। दोनों पानी से बाहर निकलते हैं, और अलीता उसे बताती है कि उसके हाथों पर स्लाइड करते हुए अलीता ने अपने आर्क प्लाज्मा से उसके मोटर्स पे कट बना दिए थे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम यूज करने पे वो मेल फंक्शन हुए और ब्लास्ट हो गई। और एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट वर्क के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब बारी थी हमारे सातवें और फाइनल चैप्टर की, जिसका नाम है टीयर्स ऑफ एन एंजल द कंपैशन। आर्ट वर्क भी कमाल है और नाम भी। क्या कभी किसी मांगा में इतना बेहतरीन आर्ट वर्क देखा है जिसकी स्टोरी में कोई जरूरत भी नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बैटल एंजल कोई सिंपल साइफाई मांगा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक नोवेल है। मकागो के दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो डरने वालों में से नहीं था, और इस बात की तो इसकी तारीफ बनती ही है। इतना बेबस हो चुका है, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए तैयार है। वो अलीता पे हमला करता है और अलीता बड़ी ही आसानी से उसे हाई स्पीड में बचती है।
एक के बाद एक हमले होते हैं और अलीता उसकी पूरी बॉडी को एक ही प्लाज्मा हमले में डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन मकागो अपनी वॉर्म बॉडी के साथ बच निकलता है। धुएं की आड़ में वो अलीता को चढ़ाता है तो अलीता भी कोई कसर नहीं छोड़ती। फिर जमीन से निकल के अपनी वॉर्म बॉडी के सहारे मकागो अलीता को जकड़ लेता है। वो अलीता से कहता है कि वो अपने प्लाज्मा का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि पानी से बहकर वो एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हाइड्राइड ऑयल फैला हुआ है, यानी चारों तरफ हैवी हाइड्रोजन गैस फैली हुई है जो कि एक ही चिंगारी में आग पकड़ लेगी। जिस पर अलीता कहती है कि तुम जैसों के ऊपर तो प्लाज्मा वेस्ट भी नहीं करना। अलीता अपनी बर्सर बॉडी के सहारे ही मकागो की वार्म बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अलीता उस पर फाइनल ब्लो मारने ही वाली होती है कि वो तभी उसके चेहरे को देखती है, और यहाँ पर हम उसके जख्मों को देख सकते हैं, यहाँ तक कि उसका ब्रेन भी दिख रहा है। उसके जख्मों को देख अलीता को भी दया आती है और मकागो कहता है कि आखिरकार तुम देख ही सकती हो कि मेरी हालत ने तो मुझे पहले ही मार दिया है, लेकिन अब वक्त है कि हम दोनों इस दुनिया को एक साथ छोड़ दें। ये कहकर मकागो अपनी पूंछ से चिंगारी पैदा करता है और पूरे एरिया को ब्लास्ट कर देता है, जिसका धमाका दूर से डॉक्टर ईडो और बाकी सब भी देख पाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉगी ने कोयोमी को सही सलामत पहुंचा दिया। अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर आग फैली हुई थी, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा नजारा था। वहीं हम देखते हैं मकागो और अलीता को। मकागो पूरी अधमरी हालत में था, उसे तो यही नहीं पता कि धमाके के बाद हुआ क्या। अलीता उसे बताती है क्योंकि आग की लपटों में भी प्लाज्मा मौजूद है, इसलिए वो अपनी बॉडी के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सहारे आग को कंट्रोल कर सकती है। एक तरह से उसने अपने और मकागो के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर रखी है। स्कूल में गौसलो तो पढ़ा ही होगा। अलीता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे मकागो से बात करनी थी। अलीता कहती है कि मकागो, हम दोनों को ही बॉडी किसी और ने दी, हम दोनों को ही किसी और ने जिंदगी दी, लेकिन ऐसी मॉन्स्टर फॉर्म तुम्हें क्यों मिली? मकागो कहता है क्योंकि ऐसा ही उसे चाहिए था। फिर मकागो बताने लगता है कि कैसे उसकी जिंदगी शुरू हुई। और अब आप देखोगे मकागो की बैक स्टोरी। जन्म के बाद से ही उसकी मां ने उसे गटरों में मरने के लिए फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो गटरों में ही पैदा हुआ, चूहों को खाता, कीड़ों के साथ रहता और गटर का पानी पीता। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी कि एक दिन उसकी नजर पड़ती है ऊपर की दुनिया पर। अपने जैसे लोगों को देख उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी दो लोग उसे नोटिस करते हैं और देखते ही अपने मजे के लिए उसके ऊपर तेजाब छिड़क देते हैं। बॉडी आधी जल चुकी थी और बची कुची सड़ रही थी। उसका अंत उसके सामने था। वो सोच रहा था कि क्या उसके मरने के बाद किसी को फर्क भी पड़ेगा, क्या किसी को ये तक पता है कि वो यहाँ पर नीचे मर रहा है। देखते ही देखते अपने आसपास के कचरे में वो समाता जा रहा था और इसी के साथ उस कचरे में खामोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती हैं एक रीजनरेट चेम्बर में, यानी कि वो जिंदा बच गया। उसके पास एक डॉक्टर आता है जो उसे बताता है कि उसने उसे गटरों से बचाया और अब वो उसे एक नई बॉडी देगा ताकि वो अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर सके। बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ये देखना है कि उसके दिल की ऐसी कौन सी इच्छा है जिसकी वजह से अभी भी उसमें जीने की हिम्मत है। और हम देखते हैं कि उसके सर पे भी ईडो की तरह एक मार्क बना हुआ है। ये सुनते ही अलिता उस डॉक्टर के बारे में पूछती है, लेकिन मकागो कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद से वो उससे कभी नहीं मिला। उस डॉक्टर ने उसे बचाया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसे एक मेगट जैसी बॉडी दी, जिसे लेकर वो बाहरी दुनिया में गया। और इस तरह ये पहुंचा अभी की स्टेट में। इतने सालों तक गटर में रहने के बाद, जलाए जाने के बाद और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक नए शरीर के साथ उसने जन्म लिया। वो दूसरों को मारता, उन्हें टॉर्चर करता, उनके ब्रेन्स को खाता और अपने आसपास आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन उसे एहसास होता है कि आज भी कुछ नहीं बदला है। आज भी ना कोई उसे नोटिस करता है और आज भी ना ही किसी को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। मानो एक तरह से गटर से वो कभी बाहर निकला ही नहीं। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी तब तक जब तक अलीता नहीं थी। अलीता ने उसे फाइट की, अलीता ने उसका सामना किया और उसे सजा दी। और आज वो खुश है क्योंकि उसके मरने के बाद कम से कम कोई तो उसे हमेशा याद रखेगा। कोई तो होगा जिसे पता है कि वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। एक और बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि अलीता सिविल सिस्टम से बाहर आ चुकी है। अपने आप से अलीता सोचती है कि क्या ये कोई वरदान था या फिर कोई श्राप। क्या ये हमारा हेटरेट है या फिर हमारी सैडनेस। लेकिन आज वो जो एक्सपीरियंस कर पा रही है वो कुछ ऐसा है जिस फीलिंग को वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी। और इसी के साथ हमारे बैटल एंजल अनीता के वॉल्यूम 1 का सफर यहीं पे खत्म होता है। तो स्टोरी किस हद तक लाजवाब है ये आपने देख ही लिया। अब आप बताओ कि आपकी सोच के हिसाब से ग्राफिक नोवेल कैसी थी। तब तक हम डिस्कस करते हैं इस ग्राफिक नोवेल के कुछ बिहाइंड द सीन्स को। सबसे पहली बार जब योकितो किशिरो ने अपनी ग्राफिक नोवेल के लिए स्टोरी लिखी तो उसमें अलीता का कैरेक्टर था ही नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक मूवी या फिर एनिमे का एक स्टोरी बोर्ड तैयार किया जाता है, और योकितो किशिरो ने जो स्टोरी बोर्ड तैयार किया था उसमें आगे जाके बैडलाइंस की स्टोरीज में अलीता जैसा एक फीमेल कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस कराया था। और उसके एक्शन सीक्वेंस और उसके कैरेक्टर को देखते हुए एडिटर को वो आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने योकितो किशिरो से रिक्वेस्ट की कि इस फीमेल कैरेक्टर के ऊपर एक पूरी नई स्टोरी लिखी जाए। और इस तरह जन्म होता है अलीता का। और अलीता की बात ही कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये उसका ओरिजिनल नेम नहीं है। जैपनीज वर्जन में उसका नाम है गैली और सीरीज का नाम है गनम। जब इसे नॉर्थ अमेरिका में पब्लिश किया गया तो इसके नामों को चेंज किया गया, और जैसा कि आप देख ही रहे हो मूवी के साथ भी कई सारे कैरेक्टर्स के नाम और चीज़ों के नाम चेंज किए गए हैं।
विज मीडिया के पब्लिशर ने अलीता के नाम को ढूंढा था बच्चों के नामों की किताब से, जिनका नाम मुझे इस समय याद नहीं है क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने अलीता नाम इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अलीता का मतलब है एलीट, यानी दोस्त या सखा जो आपकी मदद करता है। और अलीता का कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा ही है, एक ब्रेव और एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह, इसलिए नाम पूरी तरह जचता है। इसी तरह कई नामों को चेंज किया गया, जैसे कि जालम को बना दिया तेफरीज और मकाकू को बनाया गया मूवी में ग्रुइस का। मूवी ने स्पेशली उन नामों को सिलेक्ट कर लिया जो ज्यादा बेहतरीन थे, और ये एक अच्छा डिसीजन साबित रहा। जितने भी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता उनकी एक्सप्लेनेशन पेज की एंडिंग में दी रखी होती थी। अगर आपने जो जैसी एनिमेज या मांगास देखी हैं तो आपको पता ही होगा। स्टोरी में जो आपने डेकमेंस देखे वो मूवी में तो शायद रोबोट्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर वो साइबॉर्ग्स हैं, क्योंकि उनको बनाया जाता है इंसानी दिमाग से। सारी मेमोरी इरेज कर दी जाती है, और जैसा कि आपने देखा ही है, कोई भी साइबॉर्ग अपनी मनचाही बॉडी ले सकता है। एक तरह से इंसानी ब्रेन को सीपीयू की तरह यूज किया जाता है। इससे बड़े ही आज्ञाकारी डेकमेंस क्रिएट होते हैं जो कि खुद का भी डिसीजन ले सकते हैं। एक सवाल मूवी के बाद से ही बहुत पूछा जाता है कि इतने सालों तक भी अलीता स्क्रैपयार्ड के कबाड़खाने में जिंदा कैसे रही, या वह सिर्फ डॉक्टर ईडो को ही वो क्यों मिली। अब अगर आप सीन्स को ध्यान से देखोगे तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इतने सालों तक अलीता स्क्रैपयार्ड के कबाड़खाने में दबी हुई थी। इतने सालों बाद जब बड़ी बड़ी क्रेन्स कचरे को हटा रही थी तो इसकी वजह से अलीता भी सतह पर आ गई, और किस्मत से वो मिली डॉक्टर ईडो को। स्टोरी खुद ही बताती है कि एक रैंडम इंसान को एक रैंडम साइबोर्ग की बॉडी मिलती है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसी को मूवी की कमी बना दिया। वहीं बात करें कि इतने सालों तक अलीता जिंदा कैसे रही, तो इसका थोड़ा बहुत जवाब हमें मिलता है उसकी ओरिजिन स्टोरी में, जिसके लिए हमें जाना होगा मार्स क्रॉनिकल्स तक। उम्मीद करता हूं कि हम वहां तक कभी पहुंच सकें, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको बतानी है। जैसे कि अलीता को इस हालत तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है स्कैरोला सैंडविच, जो कि एक वैम्पायर है। जो ओपनिंग सीन आपने देखा जहां पे डॉक्टर ईडो एक साइबोर्ग की आंख को कलेक्ट करता है, वो मूवी के अंदर तो है ही, इसी के साथ साथ एनिमे और गेम में भी एज इट इज है। चार चार वर्जन के अंदर आप सेम स्टोरी, सेम सीन्स और सेम एक्सपीरियंस को फील कर सकते हो। इसके अलावा आप सोच रहे हो कि ह्यूगो और चिरिन का क्या हुआ, वो इस वॉल्यूम में क्यों नहीं है। ह्यूगो की एंट्री होगी सेकंड वॉल्यूम में, और जो चिरिन का कैरेक्टर था वो एनिमे में क्रिएट किया गया था, वो इस स्टोरी में है ही नहीं। इसी तरह और भी कई सारे एलिमेंट्स एनिमे से ही उठाए गए हैं, जैसे कि चिरिन का कैरेक्टर और डॉग के मर जाने वाला सीन, और साथ ही साथ ग्रुविस का चिरिन के हाथों ग्रीन कटर्स का मिलना। अगर आप चाहो तो हम एनिमे को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलीता मूवी के समय से ही आपने सुना होगा कि इसे गोस्ट इन द सेल और अकीरा जैसी पॉपुलर एनिमेस के साथ कंपेयर किया जाता है, जबकि ये उनसे बहुत ही ज्यादा अलग और लाख गुना बेहतर भी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने गोस्ट इन द सेल देखी होगी तो आप बता ही सकते हो कि अलीता और उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। गोस्ट इन द सेल बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल लगती है और उसके अंदर बहुत ही इंटेंस एडल्ट सीन्स हैं, जबकि अलीता बैटल की स्टोरी बहुत ही फैमिली फ्रेंडली है, और साथ ही साथ उसमें एक्शन और गोर इतना ज्यादा है कि हर तरह की ऑडियंस को वो अच्छी लग सकती है। जो अलीता की वैल्यू को समझते थे उन्होंने इसके ऊपर बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि ऑब्वियसली अलीता के बारे में जानकारी किसी को नहीं है। शायद से कोई होगा जिसने अलीता की सीरीज के कुछ एक दो वॉल्यूम्स को कभी पढ़ा होगा, क्योंकि फिनिश तो किया ही नहीं होगा, और उसकी दूसरी और तीसरी सीरीज की बात तो करो ही मत। जो भी कुछ उन्हें फैंडम वेबसाइट से या फिर इंटरनेट आर्टिकल से पता चलता है, वो ही सब कुछ वो बता देते हैं। योकिटो केशिरो ने सच में एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। एक मास्टरपीस स्टोरी के साथ जो उन्होंने आर्ट वर्क लिखे वो बेमिसाल हैं। अगर सही मायने में कहूं तो बैटल इन अलीता कई बड़े बड़े टाइटलों से ऊपर है। योकिटो केशिरो ने एक ही कैरेक्टर को लेकर 30 से ज्यादा वॉल्यूम लिख डाले, और कहीं पे भी स्टोरी फीकी नहीं पड़ती है। अगर आप अलीटा बैटल एंजल को और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर उसे खुद ही पढ़ना चाहते हो, तो इससे पहले आप एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने अलीता के 2 इंग्लिश वर्जन के बारे में बात की है, क्योंकि बैटल एंजल अलीता के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एडिशंस हैं। अब बताने के लिए तो और भी लाखों चीजें हैं, लेकिन लगता है उन्हें आगे के लिए बचा के रखना होगा। बैटल एंजल अलीता के वॉल्यूम 1 के एक्सप्लेन वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में शायद। अंटिल देन, फेयरवेल।